चलो ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है सबसे पहले, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, बोलो कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसमें से पहले 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है 385 और आखिरी 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखो पहली बात तो 4 ही प्राइम नंबर्स है, उनको मैंने लेट कर लिया ए बी सी एंड डी। अब इनमें से पहले 3 मतलब ए बी सी, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है तुमको 385, और इनमें से आखिरी 3 इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है बी सी डी 1001। ठीक है सब कुछ। अब यहाँ से तुमको लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम मैंने क्या किया, दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया अभी, क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ इनको डिवाइड। तो जब मैं इनको डिवाइड करूँगा तो बी और सी कैंसिल हो गए, यहाँ से बचा ए बाई डी, और ये जो 385 और 1001 है ये 11 के टेबल में आते हैं, तो ऊपर वाला वैल्यू कटेगा 35 में, नीचे वाला कटेगा 91 में। इसको और कट कर लो, इसको तुम कट कर सकते हो 7 के टेबल में, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों 5 और 13 हो गए तो इसका मतलब है तुमको एक तरह से आंसर मिल गया, क्योंकि पहला प्राइम नंबर हो गया 5, आखिरी प्राइम नंबर हो गया 13, अब बीच में तुम्हारे 2 हैं, तो बी हो जाएगा 7 और सी हो जाएगा 11। इसके अंदर तुम वेरीफाई कर सकते हो, पहले 3 का प्रोडक्ट 385 आएगा, आखिरी 3 का प्रोडक्ट 1001 आएगा। और तुमको मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर देख सकते हो यहाँ पे 13 है, सो दैट विल बिकम योर बी आंसर। इसमें बी ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है 13, सो दैट विल बिकम योर आंसर। समझ में आ गया सबको, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछो। फोर्थ क्वेश्चन, एक सेकंड मुझे पेपर मिल गया, एक मिनट निकाल लेता हूं। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको एक बार देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि, अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये दिया हुआ है तुमको 40 के इक्वल, और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये दिया हुआ है 60 के इक्वल। तो अगर तुमको x प्लस वाई निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को जब तुम ऐड करेगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो ये बन गया फॉर्मूला x प्लस वाई के होल स्क्वायर का, जो कि 100 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी ±10। 4 का आंसर मैंने सी दिया था तुम लोग को, बिल्कुल सही आंसर है, सी आएगा, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 10 नंबर, सीधा चले जाते हैं 10 नंबर में। अच्छा, इसका मतलब नहीं समझ पाया, ये भी असाइनमेंट बुकलेट का ही क्वेश्चन है। इसमें तुमको दिया हुआ है कि P और Q के बीच में एक साइन लगा हुआ है डेल्टा का, और इसका मतलब उसने बनाया है P डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 2P प्लस 2Q माइनस PQ, ये इसका मतलब है। तो जब तुम ये देख लिया कि दो नंबर के बीच में डेल्टा का साइन लगाने से मतलब ये निकल रहा है, तो अगले ही स्टेप में तुम्हारे पास में क्वेश्चन का एक कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग 8 डेल्टा x की वैल्यू दे रखी है 4। तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 8 हो गया p की वैल्यू और x हो गया q की वैल्यू। तो अगर मैं डेल्टा का मीनिंग इस क्वेश्चन के लिए सेट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू पी दैट इज 16 प्लस 2 इंटू क्यू दैट इज 2x माइनस पी इंटू क्यू दैट इज 8x, और ये वैल्यू हम लोग को 4 के इक्वल दी हुई है, और हम लोग को यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 6x, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। तो ये था इस क्वेश्चन में, डेल्टा का मतलब ये था, इस तरह से क्वेश्चन को करना था। यस, नेक्स्ट हो गया पूरा खत्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो हाँ ओके, कोई प्रीवियस पेपर हमने किया था उसमें कोई डाउट? आई थिंक वी हैव डन ट्रिग्नोमेट्री पेपर ऑन संडे, ये तो मंडे का था ना, कल वाले संडे वाले पेपर में कोई डाउट है क्या ट्रिग्नोमेट्री वाले पेपर में? तो वो पूछ लो एक बार जल्दी। हाँ बोलो, उसका बताओ। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, लेट मी ब्रिंग आउट द पेपर फर्स्ट। ये रहा पेपर तुम्हारा, संडे वाले पेपर में 8th क्वेश्चन। ओके, 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, साइन 30 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री प्लस 5। ये देखिए तुमको 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से वेरीफाई करना है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को करूं तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं यूज़ करूंगा वो यही है, 30 डिग्री माइनस थीटा को कुछ नहीं करूंगा, इसके जगह मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस 60 प्लस 5, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है।
अब दोनों साइड से साइन साइन गया, यहाँ पे बच गया 30 माइनस थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 60 माइनस 5। तो 30 माइनस थीटा हो गया मेरा 30 माइनस 5 के इक्वल। तो यहाँ से 30 उड़ गया, थीटा को यहाँ ले जाऊंगा तो थीटा माइनस 5 0 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ये मेरा अवेलेबल है, मैंने इसका आंसर बी दिया होगा तुम लोग को। मेरा ये आंसर आ रहा है। अब अगर कोई और तरीके से कुछ और आ रहा है तो मैं बोल नहीं सकता, बट मैंने तो इस तरीके से। तो 30 अगर हम लोग लेते हैं तो एक तरह से तो हम लोग फिर से थीटा और 5 को इक्वल वैल्यू ही दे रहे हैं ना, तो उस हिसाब से थीटा माइनस 5 तो 0 ही आएगा फिर भी। तो उससे तो आंसर तो वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो डाउट किस चीज़ में है, मतलब दैट मेक्स कि 30 पे वो 60 बन रहा है, कोई और वैल्यू पे अलग भी हो सकता है। सो वी कैंट गो आर श्योर फॉर दैट। तो हम लोग को बी ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा कि 5 माइनस थीटा जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और कौन सा क्वेश्चन? सिक्सटीन बोल रहे हो, 16 में वैल्यू पुटिंग कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 में तुमको क्या दिया हुआ है कि tan a का जो वैल्यू है वो इक्वल है 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी के, और तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है tan 2a का वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग काम कर सकता है। ऑप्शंस में जो आंसर्स दिए हुए हैं उसमें पहला ऑप्शन है cot b/2, दूसरा ऑप्शन है tan b, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा tan b/2 और चौथा ऑप्शन है cot b। तो जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा तो मेरे लिए जो सबसे इजी एंगल होता है tan का वो 45 डिग्री है। तो मैं LHS में a को वैल्यू दे देता हूँ 45 डिग्री का, इससे मेरा नेट वैल्यू हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड का 1। अब अगर मुझे ये इक्वल्स टू का साइन को मेंटेन करना है तो राइट हैंड साइड में मुझे b के जगह एक ऐसा एंगल लेना पड़ेगा जिससे कि मेरा राइट हैंड साइड भी 1 के इक्वल हो जाए। तो वो एंगल तभी आ सकता है जब मैं सिर्फ वहाँ पे 1 को रखूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b को वैल्यू देना पड़ेगा 90 डिग्री का, क्योंकि अगर मैं b को 90 दे देता हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस 90 जो कि 0 होता है और साइन 90 जो कि 1 होता है, तो ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ से 1 ही बचेगा। तो a 45 हो गया, b 90 हो गया। अब जो मुझे पूछा गया है वो है tan 2a का वैल्यू। अगर मेरा a 45 है तो tan 2a करते ही 90 हो जाएगा, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। अब तुमको ऑप्शन में ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन नॉट डिफाइंड आंसर देगा, और उसके लिए तुम्हारा सारा ऑप्शन बी के ऑप्शन फॉर्म में है। तो tan b मतलब tan 90 जो है बी ऑप्शन में जो आंसर है tan b वाला, वहीं पे अगर तुम b के जगह 90 रखते हो तो वही तुमको नॉट डिफाइंड आंसर दे सकता है, और कोई भी ऑप्शन तुमको ये आंसर नहीं देगा। इसलिए वी विल गो विथ बी ऑप्शन। यस गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा है? 20। तो देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं इसका दोनों तरीका तुम लोग को बता देता हूँ। इसका एक छोटा तरीका भी है और एक इसका लंबा तरीका भी है। पहले लंबा तरीका ही देख लो। तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B। इसको तुमने राइट एंगल बनाया हुआ है B पॉइंट पे, और तुम्हारे पास में एक कंडीशन है कि 8AB/AC इज इक्वल्स टू 4 + BC/AC। अब इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, इस एंगल को लेना है थीटा। तो अगर AB/AC की बात करें तो इस ट्रायंगल के हिसाब से AB/AC तुमको साइन थीटा देता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8 साइन थीटा। 4 को मुझे कुछ नहीं करना है, लेट इट बी 4 ओनली। और इसी ट्रायंगल से अगर BC/AC की वैल्यू लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब तुमको किसी तरह से साइन या कॉस किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिससे कि हम लोग उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू साइड्स देख के ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करते ही ये दे देगा मुझे 64 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16 + कॉस स्क्वायर थीटा + 8 कॉस थीटा। अब मेरे पास में दो रास्ते हैं, या तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँ, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ, लेकिन दोनों नहीं कर सकता। और दोनों में से सिर्फ एक ही ऐसा चीज़ कर सकता हूँ जो कि सही है। अगर कोई बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख जाता है तो ये 8 कॉस थीटा वाला टर्म परेशान करेगा। तो इसलिए हम लोग को घूम फिर के साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। इसके लिए मुझे सारे टर्म्स को उधर ले जाने की जरूरत है। पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 64 माइनस 64 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16 + कॉस स्क्वायर थीटा + 8 कॉस थीटा। अब सारे टर्म्स को यहाँ ले आओ, ये जीरो छोड़ दो यहाँ पे। तो जब पहला टर्म यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 65 कॉस स्क्वायर थीटा
8 कॉस थीटा अपनी जगह है। अब ये 64 यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 48। अब कोई इक्वेशन सॉल्व करते समय फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमें देखना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 65 इंटू 48, क्योंकि इसी से हमें दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका सम 8 कॉस थीटा बन जाए। तो 65 इंटू 48 मैंने लिख तो दिया है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई ना करके 65 की जगह लिखूंगा 5 इंटू 13 और 48 की जगह लिखूंगा 4 इंटू 12। अब पेयरिंग बनाना मेरे लिए आसान है, क्योंकि 12 और 5 को अगर मैं ले लेता हूँ तो वो देता है 60, और 13 और 4 को ले लेता हूँ तो वो मुझे देता है 52, और 60 और 52 को लेके मैं अपना फैक्टर बना सकता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 65 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 60 कॉस थीटा माइनस 52 कॉस थीटा माइनस 48। अब तुमको बस इसको आगे सॉल्व करते हुए जाना है, जैसे क्वाड्रेटिक करते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ गया 5 कॉस थीटा, अंदर बचे गया 13 कॉस थीटा प्लस 12। इन दोनों में से -4 कॉमन ले लो तो फिर से अंदर आ जाएगा 13 कॉस थीटा प्लस 12। दैट मीन्स दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक 13 कॉस थीटा प्लस 12 इंटू 5 कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जिसमें से अगर मैं इसको 0 बनाता हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -12/13, जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। दूसरे वैल्यू को बनाता हूँ तो वो देगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5, और ट्रायंगल के हिसाब से कॉस थीटा मैंने BC/AC की वैल्यू को रखा था, तो अगले स्टेप में यहाँ पे लिखूंगा BC/AC इक्वल्स टू 4/5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास में एक रिलेशन आ जाएगा 5BC इक्वल्स टू 4AC, जो कि अवेलेबल है C ऑप्शन। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी 7 to 8 स्टेप्स का क्वेश्चन हो गया। अगर तुम इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे ऑप्शंस जो हैं वो तुम्हारे सामने होने चाहिए बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का AC इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ AB। दूसरा ऑप्शन था इस क्वेश्चन में BC इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ AB। तीसरा ऑप्शन था मेरे क्वेश्चन में 4AC इक्वल्स टू 5BC, और चौथा ऑप्शन था AB इज इक्वल्स टू 5/3 ऑफ BC। तो तुमको ये देखना है कि चारों ही ऑप्शन में जितने भी टर्म्स हैं वो सब AB, BC और 3, 4, 5 के बीच में। तो शॉर्टकट इस क्वेश्चन का यही कहता है कि तुम इसके साइड्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के हिसाब से असाइन कर लो, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, इसको दे दो 5। ये देने के बाद तुमको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, जो कि हो रहा होगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में है 8 AB/AC, AB है 3, AC है 5, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन गया 24/5। और वही अगर मैं राइट हैंड साइड में चले जाऊँ तो राइट हैंड साइड में है 4 प्लस BC की जगह में 4, AC की जगह में 5, तो ये भी 24/5 दे रहा है। तो इस हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं C ऑप्शन को पिक करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साइड्स की वैल्यू असाइन कर दी है, AB को 3, BC को 4 और AC को 5, तो C ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन विच विल सेटिस्फाई माई दीज वैल्यूज़। क्योंकि 4AC अगर मैं पढ़ूंगा तो वो 20 देगा, और 5BC करूँगा तो वो भी 20 देगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन तुम्हारा आंसर नहीं देगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट होगा। बाकी ट्रेडिशनल मेथड तुम लोग देख चुके हो, दैट इज टू लॉन्ग। कुछ आया समझ में? हाँ, अब बोलो और कौन सा क्वेश्चन है? 26 नंबर में तो तुमको वेरीफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। वैसा एक क्वेश्चन था भी हमारे पास में असाइनमेंट में। इसमें तुम्हारे पास में x की वैल्यू दे रखी है a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन तुमसे चाह रहा है ये बताना कि क्या ये एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा या डिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट को सॉल्व करके देख लेते हैं। अब जैसे ये है तो एक्स स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर कॉस 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के ऊपर में डाला हुआ है होल क्यूब। नीचे इनका मल्टीप्लिकेशन है तो ये बन जाएगा a4 cos 6 थीटा साइन 6 थीटा। अब तुमको ये सोचना है कि ऊपर में होल क्यूब है यहाँ पे, अगर मैं इसको अंदर ही अंदर थोड़ा सा कॉमन ले लूँ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, खोलने का मतलब नहीं है। अब इसमें से तुम कॉमन क्या लेगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर में बच जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
इस पूरे का होल क्यूब। और नीचे क्या है, ए टू द पावर ऑफ 4 कॉस 6 थीटा साइन 6 थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है 1। अब जो ऊपर में बच गया अगर मैं उसका क्यूबिंग कर दूं, क्योंकि क्यूब सिर्फ ऊपर वाले टर्म के साथ में है, तो ये मुझे देगा a6 cos 6 थीटा साइन 6 थीटा, और नीचे आ जाएगा a4 cos 6 थीटा साइन 6 थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, a6 a4 के साथ कैंसिल होकर मुझे देगा a स्क्वायर। तो इससे साफ मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर में तो थीटा रहा नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब इसी तरह से एक दूसरा वाला भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके लिए भी वो वैलिडेशन चाहता है कि क्या ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है या डिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो वो दूसरा स्टेटमेंट है होल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई। तो अभी तो हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाला हुआ है, तो उसी वैल्यू को यूज कर देते हैं। जो स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऊपर में अभी भी आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। अब इस बार मुझे इसका पूरे का अंडर रूट लेना है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई हम लोग की, तो जो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो वो निकलेगा ए कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या है एक्स वाई का प्रोडक्ट। तो जो एक्स और वाई मेरे पास में है, अगर मैं उसका प्रोडक्ट करके क्यूब रूट लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। तो इन दोनों वैल्यूज का क्यूब रूट तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर के लिए तुम्हारे पास में बचेगा ए टू द पावर ऑफ 2/3। तो नेट एक्सप्रेशन क्या आ गया, ऊपर आ गया ए कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ आ गया ए टू द पावर ऑफ 2/3 कॉस थीटा साइन थीटा। फिर से देखो तुम्हारा कॉस थीटा साइन थीटा रिमूव हो गया, यू आर लेफ्ट विथ ओनली टर्म्स इन्वॉल्विंग ए। तो जैसा पिछले वाले में हम लोग बोला था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो तुम्हारा ये वाला भी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यस, और कुछ है इसमें? हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इस पर डाउट्स कोई भी मत रखना, मतलब ये दोनों हो गए तुम्हारे, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। तुम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वो तुम लोग का अब इस टॉपिक के बाद यही टॉपिक आता है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तुम्हारे पेपर में लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से लीनियर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस में तुमको अपने आप ही थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, जिसके अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं सबके अंदर लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट था। जैसे अगर हम लोग एवरेज का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन सब में हम लोग को इक्वेशन बनानी पड़ती थी। और एक और चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो अल्फा बीटा को रिलेट करके आते हैं, तो वहाँ पे तुमको अल्फा बीटा वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर रखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में थोड़ा सा काम कर देते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के ऊपर में वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तुम्हारे पेपर में, और मेरे ख्याल से उसके बारे में तुम लोग के पास में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट अभी कर देते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिक जो बातें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते ही सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए तुम लोग का, वो इसका फॉर्म आना चाहिए, और वो फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अब इसको जब तुम क्वाड्रेटिक कह रहा है, इसका मतलब है कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, और वो 2 सॉल्यूशंस होते हैं तुम्हारे अल्फा एंड बीटा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्फा बीटा के ऊपर रिलेट करके पूछे जाते हैं, और उसके लिए तुम्हारे पास में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। एक तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है जिसको हमने कई जगह यूज़ किया है, दैट इज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इवन अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 20, वहाँ पे भी मैंने ये मेथड यूज़ किया था। अब इसके थ्रू जब तुम क्वेश्चन करते हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं x² - 5x + 6 = 0, तो हमें ये देखना होता है कि जो x² का कोफिशिएंट है विच इन दिस केस इज़ 1, और जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है 6, तो तुम्हें 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू आ जाए, मतलब 6 आ जाए, और ऐड करके जो x का कोफिशिएंट है विच इन दिस केस इज़ -5 वो आ जाए। तो अगर थोड़ा सा भी सोचोगे तो वो वैल्यूज़ होंगे तुम्हारे -3 एंड -2। लेकिन ये इसको आंसर या सॉल्यूशन मत बना लेना, क्योंकि तुमको इसको इसके अंदर में फिट करना है। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, x² - 3x - 2x + 6 = 0। अब इसको तुम 2 स्टेप आगे सॉल्व कर लो। पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन लिया तो अंदर रह गया x - 3, आखिरी 2 टर्म्स में से -2 कॉमन ले लो, फिर से आ गया x - 3, तो नेट टोटल तुम्हारे पास में आ गया x - 3 × x - 2 = 0। दैट मीन्स या तो x - 3 0 होगा या फिर x - 2 0 होगा।
तो अगर मैं x माइनस थ्री को 0 के इक्वल करता हूँ तो मुझे x की एक वैल्यू मिलती है 3। अगर मैं x माइनस टू को 0 के इक्वल करता हूँ तो x की वैल्यू मिलती है 2। तो मेरा मेन इंटेंशन तुमको ये बताने का नहीं था कि इसके रूट्स कैसे निकालना है, मुझे ये बताना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हो जाते हैं पॉजिटिव तो वो तभी पॉसिबल है जब a और c, अगर मैं ABC तीनों को देखूं तो a और c दोनों पॉजिटिव और b नेगेटिव है, तब ऐसा हो सकता है। या फिर a और c दोनों नेगेटिव साइन के साथ में और b पॉजिटिव है, तब भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव। अब इसी के जैसे सोचो, इसी से प्रॉपर्टी निकाल के एक और टाइप के चीज़ को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज करो मैंने इसी क्वेश्चन में इनिशियल इक्वेशन रखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर तुम इसको सॉल्व करते इसी तरीके से तो तुम्हारे दो रूट्स आते और दोनों के दोनों तुम्हारे नेगेटिव होते, मतलब x होता -3 और दूसरा वाला जो होता वो भी होता -2। अब इस केस में क्या हुआ एग्जैक्टली इस केस में तुमको ये देखना है कि अगर तुम्हारे दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर ऑल द थ्री आर ऑफ सेम साइन, या तो तीनों ABC पॉजिटिव होने चाहिए या फिर तीनों ABC नेगेटिव होने चाहिए। इन दिस केस ओनली यू विल बी गेटिंग बोथ द वैल्यूज ऑफ द रूट्स एज नेगेटिव। तो तुमको इन टोटल जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मुझे बताना था वो यही बताना था कि अगर तुम्हारा A और C का साइन सेम है और B ऑपोजिट साइन का है तो तुम्हारे दोनों रूट्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा A और C और B तीनों सेम साइन के हैं, या तो तीनों पॉजिटिव हैं या फिर तीनों नेगेटिव हैं, तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा जो दोनों रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो नेगेटिव होगा। अब इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज तुमको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और मैं बोलता हूँ इसको सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि इसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं। तब हम लोग को जरूरत पड़ती है इसके सेकंड मेथड की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करता है, सीधा तुमको एक फॉर्मूला दे देगा जिससे कि तुम रूट्स को डायरेक्टली निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और वो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा, जो कि मैं रूट्स को ले रहा हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का डी अपॉन 2a। आई होप सबने ये फॉर्मूला देखा होगा। इसमें ये जो d है इसको हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हमें जानकारी देता है। अब सोचो अगर तुम्हारा d ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि मेरा रूट्स जो है वो रियल है और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी है, या फिर बोलेंगे रियल है और डिफरेंट है, या फिर बोलेंगे रियल है या फिर अनइक्वल है। मतलब डिस्टिंक्ट, डिफरेंट एंड अनइक्वल, ये तीनों वर्ड्स सेम है। तो अगर तुम्हारा d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट एंड रियल एंड अनइक्वल। सेम उसी तरीके से सोचो अगर मेरा d 0 हो जाता, अगर तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते और वो 0 आ जाता, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो मेरे दोनों रूट्स हैं वो रियल होने के साथ साथ इक्वल भी हैं, या फिर एक और वर्ड होता है रियल एंड कोइंसिडेंट, या फिर एक और वर्ड यूज़ करते हैं इंटीग्रल रूट्स, या फिर एक और वर्ड होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले रियल एंड इक्वल, दूसरा लिखा है रियल एंड कोइंसिडेंट, तीसरा लिखा है इंटीग्रल रूट्स और चौथा लिखा है परफेक्ट स्क्वायर। तो इनमें से अगर कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा जो d है दैट इज इक्वल्स टू 0। और जब तुम d को 0 कह रहे हो तो रूट्स को इक्वल कह रहे हो, और वो रूट्स किसके इक्वल होंगे, तो अल्फा और बीटा। ध्यान से देखना इसी फॉर्मूला में अगर मुझे अल्फा और बीटा इक्वल ही रखना है तो किसके इक्वल होगा, क्योंकि d को तो तुमने 0 कर दिया तो वो फिर इक्वल हो जाएगा -b/2a के। मतलब जो दो इक्वल रूट्स आएंगे उनकी वैल्यू हो जाएगी -b/2a। अब एक चीज़ बताओ, ये चीज़ समझ में आई जो मैंने बोला लास्ट चीज, -b/2a वाले बात समझ में आ गई है? क्या चीज़ क्या रिपीट करना है? जब d 0 हो गया फॉर्मूला में चले जाओ ना, इस फॉर्मूला में चले जाओ, d को अगर 0 कर दोगे तो ये टर्म तो पूरा का पूरा गायब हो गया तुम्हारा। तो जो तुम्हारे दो इक्वल रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, -b/2a हो जाएंगे। इसमें सोचने वाली बात क्या, और उसको हम लोग 4 नाम से जानते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड कोइंसिडेंट, इंटीग्रल रूट्स एंड परफेक्ट स्क्वायर।
और इसको छोड़ के एक केस और होता है जहाँ पे तुम्हारा डी जो है वो लेस देन जीरो होता है। अगर डी लेस देन जीरो हो गया तो उस केस में तुम्हारा रूट के नीचे नेगेटिव का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि तुम डी को लेस देन जीरो कर दिया तो रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आ गया। और जब रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो फिर सीधा उसको हम लोग जनरलाइज करते हैं कि इट हैज़ नॉट गॉट रियल रूट्स। और जब रियल रूट्स नहीं होता तो उसका एक दूसरा नाम होता है कि इट हैज़ गॉट कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं इट हैज़ गॉट इमेजिनरी रूट्स, जो कि हमें आयोटा की तरफ ले जाता है। तो सर मैंने स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में बोला था कि आयोटा वायोटा हमारा काम का चीज़ नहीं है। तो हमारे पास में कभी भी ऐसा केस आ जाए जहाँ पे डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो वहाँ पे हम सिंपली लिख के छोड़ सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है सिर्फ फर्स्ट टू केसेस। तो कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिल जाए कि तुम्हारे इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल हैं तो उसका कंडीशन एक ही है, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सिर्फ ग्रेटर देन जीरो बोलने से नहीं होगा, अगर रियल कह रहा है साथ में रियल के डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कह रहा है तब हम लोग को ग्रेटर देन जीरो लेना है। अगर रियल एंड इक्वल कह रहा है, मान लो किसी क्वेश्चन में कहता है रियल एंड इक्वल, तो फिर हम लोग को सीधा जाना है d इक्वल्स टू जीरो, वहाँ पे हम लोग को चेंज नहीं करना है। अगर हम लोग को दिया हुआ है रियल एंड डिस्टिंक्ट तब हम लोग को बनाना है d ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर सिर्फ रियल रूट्स बोल रहा है, उसमें वो इक्वल या डिस्टिंक्ट वाली बात नहीं यूज़ कर रहा है, तो वी हैव टू ऑलवेज गो विथ d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। हम लोग जब क्वेश्चंस में जाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान हम लोग को रखना होता है कि कहाँ पे क्या बोला है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू या ग्रेटर देन का साइन लगाना है। नॉट रियल बोल दिया तो फिर सीधा d लेस देन जीरो कर देंगे। तो जब इन तरह की चीज़ों के साथ हम लोग डील करते हैं तो हमें कई बार इनइक्वालिटी सॉल्व करने के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। और तुम्हारे पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं जहाँ पे तुमसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करवा के वैल्यू निकलवाना चाहते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट और दो तीन चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर में, वो भी खत्म कर देता हूँ। अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और बदले में उसने तुमको बोल दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, या फिर बोल दिया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, या फिर बोल दिया अल्फ़ा माइनस बीटा निकालो। तो उसके लिए हमें अल्फ़ा और बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट अ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा एंड ए बी एंड सी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो रिलेशन क्या होता है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के, और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा इक्वल होगा सी बाई ए के। तो अगर मुझे ये चीज़ पहले से पता है तो फिर मुझे इस क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है फॉर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या अल्फ़ा माइनस बीटा। हम लोग सीधा क्या करेंगे, जैसे ही हमें इक्वेशन मिला तो हम लोग यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि माइनस बी बाई ए के हिसाब से हो जाएगा 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के हिसाब से हो जाएगा 1। अब मेरा पहला फॉर्मूला बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मुझे वहाँ से सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो वो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब तुमको सिंपली यहाँ से वैल्यू पिक करना है, यहाँ पुट कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी 6 स्क्वायर किया 36, अल्फ़ा बीटा 1 था तो 2 इंटू 1 2, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 34। अब मुझे कहीं पे भी अल्फ़ा और बीटा के इंडिविजुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना उसके ही मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे ये पता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सेम उसी तरीके से अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जैसे ही मुझे ये फॉर्मूला पता चला फिर मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको बस यहाँ पे पुट करना है। 6 का क्यूब हो गया 216 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 6, सॉल्व करेंगे 216 माइनस 18, आंसर आ गया 198। सबसे लास्ट में आता है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा पूरे का अंडर रूट। या तो ये फॉर्मूला तुम रट लो या फिर इसके डेरिवेशन को देख लो। डेरिवेशन क्या है, तुम एक साइड में लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और एक जगह लिखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में डाल दो माइनस का साइन। तो जैसे ही तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो तुम्हारा पहला टर्म होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा,
और दूसरे ब्रैकेट से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब तुमने बीच में डाल दिया माइनस का साइन, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 4 अल्फा बीटा। जबकि हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो अल्फा माइनस बीटा यही देगा तुमको, और तुमने ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है दैट इज 6, और अल्फा इंटू बीटा निकाला हुआ है दैट इज 1। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर लो 36 माइनस 4 रूट ओवर ऑफ 32 आ जाएगा, और रूट ओवर ऑफ 32 होता है 4 रूट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, देखो सबसे पहले तो हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद जो रूट्स आते हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उसके लिए एबीसी का क्या नेचर होना चाहिए, क्या साइन होना चाहिए, और अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो उसके लिए एबीसी का क्या साइन होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ ऐसे इक्वेशंस के साथ डील किया जहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम नहीं करती है, तो उसके लिए होता है अपने पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो डिसाइड करवाता है नेचर ऑफ द रूट्स। तो किस केस में रियल रूट्स होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, रियल एंड इक्वल होता है, नॉट रियल होता है, वो हमने डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में मैंने यही बताया कि अगर तुम्हारे पास में अल्फा और बीटा निकालने का प्रोविज़न नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें से उसने तुमको ये 2-3 चीज़ें पूछ दी है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या अल्फा माइनस बीटा, तो इन सबको निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है। तो उसको यूज़ कर करके हम लोग ये फॉर्मूला अपने आप बना के वहाँ से भी इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बाकी बातें हम लोग अगले सेशन में ही करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं पेपर भेज रहा हूँ तुम लोग को, यू विल बी गेटिंग योर पेपर बाय 6:15। उसको कंप्लीट करो, 6:45 तक मुझे सेंड करो। यस, हाँ क्या बोल रहे हो? यस, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो ओके, या